सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे जून माह का अपना अंतिम उपविषय अपठित बोध। ठीक है ना। जब भी हमारी परीक्षाएं होती है तो परीक्षाओं में हमारे पाठ्यक्रम के बाहर से उससे अतिरिक्त दो विषय और आते हैं। एक आता है अपठित बोध गद्यांश और एक आता है अपठित पद्यांश। जब किसी कविता का कोई अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में ना हो उसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से आपको उत्तर छांट के लिखना हो तो उसे बोलते हैं अपठित पद्यांश। और किसी निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास में से जो आपके सामने नीचे दिख भी रहा होगा ना, इस प्रकार का आपको दिए गए प्रश्नों में से और उस गद्यांश को पढ़ के उत्तर छांटना है, लिखना है, उसे बोलते हैं अपठित गद्यांश। ठीक है ना। तो पद्यांश हो गया कविता से और गद्यांश हो गया हमारा पाठ से, अर्थात कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक से। ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे, क्या करने वाले हैं? अपठित बोध गद्यांश। ठीक है ना। क्या करते हैं? अपठित बोध गद्यांश। ठीक है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं। अपठित गद्यांश, गद्य अर्थात निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, हिंदी की इतनी सारी विधाएं हैं, उनमें से कोई एक विधा ही आती है। अब अपठित शब्द का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिया जाते, अर्थात जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश। ये गद्यांश ऐसे होते हैं जिन्हें छात्रों ने कभी नहीं पढ़ा होता। इस प्रकार के गद्यांश देकर आपसे यानी विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा आपको मैं पहले बता चुका। अपठित गद्यांशों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये इस प्रकार के निर्देश आपको नहीं दिए जाएंगे, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अपठित गद्यांश क्या होता है। ऐसा पाठ गद्यांश जो हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। ठीक है ना। अभी जब हमारे सामने एक ऐसा पाठ आ जाए, कहानी का कुछ भाग आ जाए जो हमने पहले कभी पढ़ा ही ना हो और उसको सुलझाने के लिए, उत्तरों को लिखने के लिए आपको समय भी कम मिलता है, तो वैसे में आप उसका कैसे सामना करेंगे, उसमें से आप उत्तर कैसे निकालेंगे, सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे, तो ये कुछ बातें हैं, इन्हें समझकर आप गद्यांश या पद्यांश को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको गद्यांश दिया गया है उसे कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़े और कम से कम मेरे हिसाब से 2 बार तो मन ही मन पढ़े। ठीक है ना। उसको बोलते हैं हिंदी में मौन वाचन। क्या बोलते हैं? मौन वाचन। बगैर बोले मन ही मन में देख कर पढ़ना क्या कहलाएगा? मौन वाचन। कम से कम 2 बार करें और फिर एक बार बोल बोल के पढ़े। ठीक है ना, आराम आराम से। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित कर ले। ठीक है। इसका मीनिंग क्या आ गया कि जैसे हमने गद्यांश को पढ़ा 1 से 2 बार या 3 बार, उसके बाद हमने इसके प्रश्नों को पढ़ना है, जो 3 होंगे, 5 हो गए, अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अधिकतम 5 प्रश्नों को पूछ लें। उसके बाद हमने जो यहाँ पे गद्य पढ़ा है, कहानी जो भी दे रखी थी, उसमें आपको लगता कि भाई पहले वाले का उत्तर ये हो सकता है, दूसरे वाले का ये हो सकता है, तीसरे वाले का इस लाइन में हो सकता है, उसको आप पेंसिल के साथ या माइंड में अंडरलाइन कर ले। उसको पेंसिल के साथ आप क्या कर सकते हो? रेखांकित कर सकते हो। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंडरलाइन। हिंदी में रेखांकित कर लें। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझकर सरल भाषा में लिखें। सरल भाषा समझ गए ना? ऐसी भाषा हो जो आपको अच्छी प्रकार से आती हो, जिसका आप अर्थ जानते हो। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। इसका अर्थ है भाषा सरल हो लेकिन उसमें अशुद्धियाँ ना हो, मात्राओं की अशुद्धियाँ ना हो, लिंग वचन कारक इनकी अशुद्धियाँ ना हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं? उत्तर गद्यांश या काव्यांश से होना चाहिए
उसमें अपने विचार समाहित का उत्तर नहीं देना। इसका अर्थ क्या होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक कहानी का भाग मिला, आपने 2-3 बार पढ़ा, प्रश्न पढ़े, आपको लगा कि इन प्रश्नों की इस लाइन में ये उत्तर आपने इनको रेखांकित कर लिया, सरल भाषा में इनको समझा आपने। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी आप उत्तर दो अपनी तरफ से जोड़ के कभी भी हमने गद्यांश या पद्यांश में उत्तर नहीं लिखना। खासकर जब हमारे सामने अपठित गद्यांश या पद्यांश हो, क्या आ जाए? अपठित बोध या एक ही बात है, गद्यांश या पद्यांश आ जाए तो हमने अपनी तरफ से जोड़कर उत्तर उसमें नहीं लिखना। सभी उत्तर देने के बाद उन्हें एक बार अवश्य पढ़ लें। ऐसा क्यों? हो सकता है आप उसमें कुछ और लिखना चाहते हो, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, पूरे पद्यांश को आपने 102 बार या 3 बार पढ़ना है, फिर प्रश्नों को पढ़ना है और उससे मिलते जुलते उत्तरों को आपने रेखांकित कर लेना है। और उत्तर देते समय अपनी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं जोड़ना, जो उत्तर आपने इसमें देखा है, पढ़ा है, उसी को दे देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि हम कैसे अपठित गद्यांश का सामना करें, उसे समझें और उनके उत्तरों को दें। अब आ गया एक हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर एक अपठित गद्यांश है, उसे पढ़कर मैं आपके सामने सुनाता हूँ, ठीक है ना। अब आपने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और ये 4 से 5 जो उत्तर दिए गए हैं उनका अच्छे प्रकार से अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से समझते हैं। एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। उसका रंग रूप निराला था। परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता, मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बहार के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टाँक दिए हो, अर्थात लगा दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। इसको आप चंदन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? चंदन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे जैसे सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का सिंगार देखने आती। इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं, ये गलती से पढ़ा गया, एक लाइन छूट गया ना बीच में, एक पंक्ति को मैंने छोड़ दिया। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी साले ओढ़ी चटकली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। अब सीधी सी बात है, ये एक कहानी बताई गई है, क्योंकि पढ़ने से पता चल जाता है कि कहानी होगी, है ना। आप भी इसमें अनुमान लगा सकते हो। तो एक जंगल में एक परिजात का पेड़ था। परिजात एक प्रजाति है, ये लगभग अब उत्तर भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है और लगभग कुछ ही पेड़ हैं ये, और वो पेड़ भी भारत सरकार के संरक्षण में हैं। तो एक जंगल में परिजात नाम का एक वृक्ष था या पेड़ था। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था। देखो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आस पास परिजात जैसा कोई भी सुंदर पेड़ नहीं था। मुकाबले का अर्थ ये बनेगा। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, अर्थात उसके जैसी सुंदरता वाला कोई वृक्ष नहीं था। इसका अर्थ भी यही बनेगा। उसका रंग रूप निराला था। निराला क्या हो जाएगा? सबसे अलग। परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था, अर्थात उस पेड़ को भी पता था कि वह कितना बड़ा सुंदर है। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता, मानो पेड़ों का सरताज हो। यहाँ सरताज का अर्थ क्या आएगा? बादशाह। बादशाह का अर्थ राजा या पेड़ों का राजा, ठीक है ना। तो
तो आसमान के नीचे बहुत बड़ा पेड़, सिर उठाए समझ गए ना, सीधा खड़ा हुआ पेड़, ऐसा लगता था जैसे पेड़ों का राजा हो। जब बहार के दिन आते, यानी वसंत ऋतु का मौसम आता, तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। यानी जब बहार के दिन आते, वसंत ऋतु आता, तो उस पर छोटे छोटे फूल लग जाते और कैसा लगता, मानो किसी ने आकाश से तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टाँक दिए, अर्थात लगा दी हो, सील दी हो, टाँका लगा दिया हो, ठीक है ना, जोड़ दी हो, कोई भी अर्थ ले सकते हो। फूल कैसे दिख रहे थे, जैसे आसमान में तारे होते हैं। नन्हे नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात, झिलमिलाता मैंने खुश, हिलता हुआ, जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता। पराग समझ गए ना, फूलों के छोटे छोटे अंदर वाले भाग को आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ना, परागकण, परागों को जंगल में बिखेर देता तो जंगल चंदन बन जाता। क्या, नंदन की जगह क्या आ जाएगा, चंदन बन जाता। चंदन में क्या होता है, वृक्ष जो खुशबू बिखेरता है, ठीक है ना। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता था। वह परिजात का वृक्ष इतना सुंदर था कि जो भी देखो, अब जो कौन देखता, जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु। सतरंगी साले ओढ़े चटकीली तितलियां। अब सतरंगी क्यों, क्योंकि तितलियों के, बटरफ्लाई के अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है ना। उनके पंख ऐसे लगते हैं जैसे सर्दी में हमने शालों को, शाल क्या होता है, कपड़े की, सूती कपड़े की, रेशमी कपड़े की ओढ़नी होती है जो सर्दी से बचाती है। कैसे लगती थी वो, जैसे सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती हो। तो तितलियाँ ऐसे लगती थी जैसे वो देखने आती हो कि परिजात ने ये श्रृंगार कैसे किया। तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो तितलियाँ क्या करती है, जो पेड़ों पर या पौधों पर जो फूल लगे होते हैं ना, उन फूलों में से रस चूसकर और परागकणों को ले जाकर जंगल में या दूसरे पौधे पर जाके फेंक देती है, वहाँ पे डाल देती है, जिससे और ज़्यादा पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना एक उदाहरण। इस उदाहरण से हमने इसको समझा। अब हमने इसको 2 बार पढ़ लिया, मुझे तो अच्छे से समझ में भी आ गया, आशा है कि आपको भी समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई पहले 2-3 बार पढ़ना है, फिर प्रश्न देखने हैं। जंगल में किसका पेड़ था, पहला प्रश्न, नीम, परिजात, पीपल, आम, बताओ किसका था, सोचो किसका था। पहली ही पंक्ति में लिखा है, क्या लिखा है पंक्ति में, कि जंगल में किसका पेड़ था, परिजात का वृक्ष था या पेड़ था। तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा अपना, बताओ, पहले का उत्तर आ जाएगा अपना 2, परिजात। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या ख, परिजात अपने आप को स्वयं क्या कहता था। तो इसके विकल्प को देख लेते हैं। पेड़ों का सरताज पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है पेड़ों का दास, तीसरा ईश्वर, और अंतिम है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो, आप इस ध्यान से इसको समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको क्या लिखा मिलेगा, ये अपनी जो तीसरी पंक्ति ना, चौथी पंक्ति, इसमें क्या लिखा है कि नीले अंबर में ऐसे खड़ा जैसे मानो पेड़ों का सरताज। तो क्या समझता था अपने आप को, पेड़ों का सरताज, क्या समझता था, पेड़ों का सरताज, ये इसका उत्तर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान था। उसके बाद है, वह अनगिनत फूलों से कब लग जाता था। तो आपने बताना है कि वह कौन सा मौसम था जिस मौसम में उस पेड़ पर बहुत ज़्यादा फूल लग जाते थे, अनगिनत, असंख्य है, जिनको गिना न जाए। कब लगते थे, चलो ऊपर से जाके यहाँ पे इसको रेखांकित कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे। ये देखो 5वीं पंक्ति में क्या लिखा है, जब बहार का मौसम आता, किसका मौसम आता, बहार का मौसम आता, तो अनगिनत फूलों से लग जाता। ये पूरी पंक्ति यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है ना। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो
उत्तर क्या हो गया अपना, बताओ, 1 बाहर के मौसम में। फिर आ गया घ, तितलियां क्या करती थी, उसके फूलों का पराग ले जाती थी, फूल ले जाती थी, डालों पर गाना गाती थी, कुछ नहीं करती थी। अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तितलियां कार्य ही, भंवरे और तितलियां कार्य ही क्या करते हैं, फूलों के पराग कणों को ले जाके जंगल में बिखेर देती हैं या दूसरे पौधों के ऊपर बिखेर देती हैं, जिससे नए फूलों का जन्म होता है। उसके बाद है, इस गद्यांश का एक शीर्षक बताइए। इन 4 में से प्रिजात का एक वृक्ष, ठीक है, प्रिजात पेड़ों का सरताज, प्रिजात जंगल का राजा, इनमें से कोई नहीं। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, हालांकि उसमें उत्तर को पहले से ही तय कर लिया जाता है, लेकिन गद्यांश इनमें से सभी अच्छे लग रहे हैं, आप इनमें से कुछ भी बना दो। अब आपको इन तीनों सही में से भी आपको अच्छा क्या बताएगा, पहले आपने देखा है जो शब्दावली इस गद्यांश में प्रयुक्त की गई है, जो शब्द इस गद्यांश में प्रयुक्त की गए हैं, वो शब्द अगर आपके शीर्षक के साथ में जुड़े हैं तो वही आपका क्या कहलाएगा, शीर्षक कहलाएगा। देखो, वृक्ष इसमें नहीं आया, राजा इसमें नहीं आया, चौथा विकल्प तो अपने आप में ही नहीं है, तो अपने आप भी कैसे बच गया, तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प है ना, प्रजात पेड़ों का सरताज। और वैसे भी इसका ऊपर आप देखना चाहो तो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, पेड़ों का सरताज, तो क्या आ जाएगा, प्रजात पेड़ों का सरताज। ठीक है, तो 4 दिन हमारा ये उपविषय चलता रहेगा। 2 दिन हम करेंगे, आज और कल 3 तारीख को, और 4 तारीख को हम करेंगे गद्यांश, और 5 को हम करेंगे, 5 और 6 को करेंगे पद्यांश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए गद्यांश के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।